इको क्रिटिसिज्म को सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये लिटरेचर का वो अप्रोच है जिसमें हम नेचर यानी कि एनवायरनमेंट और लिटरेचर के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। मतलब किसी पोएम, नॉवल या टेक्स्ट में नेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है और ह्यूमन बीइंग्स का नेचर के साथ क्या रिलेशन दिखाया गया है, ये सारी स्टडी की जाती है इको क्रिटिसिज्म में। इको क्रिटिसिज्म का प्रॉपर एकेडमिक डेवलपमेंट 20th सेंचुरी के एंड में होता है, स्पेशली 1970s के बाद, जब एनवायरमेंटल क्राइसिस यानी कि पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन ये ग्लोबल इशू बन गए थे। वेव्स ऑफ क्रिटिसिज्म को हम स्टडी करते हैं। हम फर्स्ट वेव थी जो नेचर सेंटर्ड थी 1970s से 1990 तक। इसका फोकस था नेचर का सेलिब्रेशन। इसका जो नेचर था वो बहुत प्योर, ब्यूटीफुल और स्पिरिचुअल था। ये इन्फ्लुएंस थी बाय रोमांटिक पोएट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ। ह्यूमन रोल में इसको देखा जाए तो नेचर को अप्रिशिएट किया जाता है। इको क्रिटिसिज्म एक स्टैटिक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक इवॉल्विंग फील्ड है जो टाइम के साथ डेवलप हुई है, और इस डेवलपमेंट को जनरली वेव्स के फॉर्म में समझा जाता है। फर्स्ट वेव इको क्रिटिसिज्म का मेन फोकस नेचर को अप्रिसिएशन देना था। इस फेज में लिटरेचर को इस नज़रिए से पढ़ा गया कि नेचर एक प्योर, हार्मोनियस और स्पिरिचुअल एंटिटी है। रोमांटिक राइटर्स जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को इस वेव में सेंट्रल माना जाता था, क्योंकि उन्होंने नेचर को हीलिंग और मोरल गाइड के रूप में प्रेजेंट किया था। इस स्टेज में ह्यूमन का रोल नेचर को एडमायर करना था, लेकिन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे पॉल्यूशन या एक्सप्लॉइटेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था इसमें। सेकेंड वेव ऑफ इको क्रिटिसिज्म का टाइम था 1990 के बाद का। इसका फोकस था एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर। इसके जो टॉपिक्स थे वो जेंडर, क्लास और इनइक्वालिटी थे। इसमें जो थ्योरी दी थी वो वंदना शिव ने दी थी इको फेमिनिज्म की और एनवायरमेंटल जस्टिस की। पोस्ट कॉलोनियल इको क्रिटिसिज्म भी इसी में स्टडी होता था। सेकेंड वेव ऑफ इको क्रिटिसिज्म में फोकस शिफ्ट होता है और नेचर को सिर्फ एस्थेटिक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। इस फेज में एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बीच के रिलेशन को एम्फसाइज किया जाता है, जहाँ इश्यूज जैसे जेंडर, क्लास और इनइक्वालिटी को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ इको फेमिनिज्म जैसे अप्रोचेस डेवलप होते हैं, जहाँ वंदना शिव कहते हैं कि वुमेन और नेचर दोनों का एक्सप्लॉइटेशन पैट्रियार्कल सिस्टम करता है। इसी तरह एनवायरमेंटल जस्टिस और पोस्ट कॉलोनियल इको क्रिटिसिज्म भी इस वेव का पार्ट है। इस स्टेज में लिटरेचर को रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करने वाले मीडियम के रूप में देखा गया है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म मॉडर्न यानी प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है वो है। इसका फोकस ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पर है। इसके जो टॉपिक्स हैं वो क्लाइमेट चेंज है, एंथ्रोपोसीन है, हाइपर ऑब्जेक्ट्स है और स्लो वायलेंस है। थर्ड वेव क्रिटिसिज्म कंटेम्प्रेरी फेज को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ फोकस ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पर आ जाता है। इसमें क्लाइमेट चेंज, एंथ्रोपोसीन और टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट जैसे इशूज सेंट्रल हो जाते हैं। टिमोथी मॉर्टन के हाइपर ऑब्जेक्ट्स को रॉब निक्सन ने के स्लो वायलेंस जैसे कॉन्सेप्ट इस वेव में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये फेज इंटरडिसिप्लिनरी है, जहाँ लिटरेचर के साथ साइंस, पॉलिटिक्स और एथिक्स भी जुड़ जाते हैं। यहाँ ह्यूमन को इकोलॉजिकल क्राइसिस का मेजर कोज माना जाता है और फोकस फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल पर होता है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते जाते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वर्सेस इकोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में ह्यूमन बीइंग सेंटर में होते हैं। इकोसेंट्रिसिज्म में नेचर को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलता है। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल नॉवेल्स में नेचर एक्सप्लॉइटेशन दिखाया जाता है, जबकि नेचर पोइट्री में हार्मनी दिखाई जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डीप इकोलॉजी। ये आर्ने नाइस ने दिया था। ये कहता है कि ह्यूमंस नेचर से सुपीरियर नहीं है, सब इक्वल है। ये रेडिकल इकोलॉजिकल फिलोसॉफी है। फिर हम पढ़ते हैं इको फेमिनिज्म को। ये थ्योरी कहती है कि वुमेन और नेचर दोनों का एक्सप्लॉइटेशन एक ही पैट्रियार्कल सिस्टम करता है। वंदना शिव इसमें इम्पॉर्टेंट नाम है। इसके एग्जाम्पल्स में नॉवेल्स जहाँ वुमेन और लैंड दोनों को ऑप्रेस्ड होते हुए देखा गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पेस्टोरल वर्सेस एंटी पेस्टोरल। पेस्टोरल में नेचर को आइडलाइज किया जाता है, जबकि एंटी पेस्टोरल में नेचर की हार्श रियलिटी दिखाई जाती है। नेक्स्ट है अपोकलिप्स।
एंड क्लाइमेट एंजाइटी। मॉडर्न लिटरेचर में एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और एंड ऑफ वर्ल्ड थीम्स लाइक फ्लूड, ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लोर किया जाता है। अगर तुम वेस्टलैंड को इको क्रिटिकल लेंस से देखो तो वो सिर्फ कल्चरल डिके नहीं है बल्कि एनवायरमेंटल बेयरनेस भी दिखाता है। ड्राई लैंड, इकोलॉजिकल क्राइसिस, ये फ्रैंकेस्टन में नेचर वर्सेस साइंस का कॉन्फ्लिक्ट है। ह्यूमन ओवर रीच का रिजल्ट डिजास्टर होता है। ओवर रीच मतलब सेम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। इको क्रिटिसिज्म में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है वाइल्डरनेस का, जिसको ग्रेग गैरेट ने हाईलाइट किया था। ट्रेडिशनली वाइल्डरनेस को अनटच्ड प्योर नेचर माना जाता है, लेकिन इको क्रिटिसिज्म इस आइडिया को क्वेश्चन करता है क्योंकि आज के टाइम में ऑलमोस्ट कोई भी जगह कंप्लीटली अनटच्ड नहीं होती है। मतलब प्योर नेचर एक मिथ भी हो सकता है। इसके बाद आता है ड्वेलिंग। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि ह्यूमंस नेचर में सिर्फ रहते ही नहीं है बल्कि उसके साथ एक बिलोंगिंग और कनेक्शन फील करते हैं। यह आइडिया सजेस्ट करता है कि ह्यूमन को नेचर के साथ हार्मनी में रहना चाहिए, ना कि उसको डोमिनेट करना चाहिए। एक और सब्टल कॉन्सेप्ट आता है पेस्टरल आइडियोलॉजी का। इसमें रूरल लाइफ और नेचर को आइडलाइज किया जाता है, जैसे पीसफुल विलेज, सिंपल लाइफ। लेकिन इको क्रिटिसिज्म इसका क्रिटिक भी करता है क्योंकि ये रियलिटी को इग्नोर करता है, जैसे पावर्टी, हार्श कंडीशंस। फिर आता है टॉक्सिक डिस्कोर्स। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि मॉडर्न लिटरेचर में पॉल्यूशन, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट का इम्पैक्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है। मतलब एनवायरनमेंट सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है बल्कि डैमेज्ड भी है। ये वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो देख लेना। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी है, एनवायरमेंटल जस्टिस। ये बताता है कि एनवायरमेंटल डैमेज सब लोगों को इक्वली अफेक्ट नहीं करता है। पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ज़्यादा सफ़र करती हैं। ये सेकेंड वेव इको क्रिटिसिज्म का मेजर फोकस है। एक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है स्लो वायलेंस का, जो रॉब निक्सन ने दिया था। ये बताता है कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हमेशा सडन नहीं होते हैं बल्कि धीरे धीरे होते हैं। जैसे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, और इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखता है। फिर आता है हाइपर ऑब्जेक्ट्स, जो टिमोथी मॉर्टन ने दिया था। ये ऐसे एनवायरमेंटल फिनोमेना होते हैं जो इतने लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उन्हें फुली समझना मुश्किल होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। एक और कॉन्सेप्ट है बायो रीजनलिज्म का। ये सजेस्ट करता है कि ह्यूमन कम्युनिटीज़ को अपने लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ना कि इंडस्ट्रियल ग्लोबल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इको क्रिटिसिज्म में एक और कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिसिज्म का। ये आइडिया बताता है कि ह्यूमन अपने आप में एनिमल से सुपीरियर मानते हैं और उनका एक्सप्लॉइटेशन जस्टिफाई कर देते हैं। इको क्रिटिसिज्म इसको चैलेंज करता है और कहता है कि एनिमल्स भी एथिकल कंसिडरेशन डिजर्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट एनिमल स्टडीज से लिंक होता है। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल शिफ्ट होता है मटेरियल इको क्रिटिसिज्म का। ये कहता है कि मैटर मतलब जैसे वाटर, सॉइल, एयर, ये भी पैसिव नहीं है बल्कि एक्टिव रोल प्ले करते हैं नैरेटिव्स में। मतलब नेचर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है बल्कि एजेंट है जो इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है ब्लू इको क्रिटिसिज्म। ये लैंड बेस्ड नेचर से आगे बढ़कर ओशन, रिवर्स, वाटर बॉडीज को फोकस करता है। इसमें वाटर नैरेटिव्स, मैरन लाइफ, सी पॉल्यूशन जैसे टॉपिक्स स्टडी किए जाते हैं। एक और सब्टल कॉन्सेप्ट है इकोफोबिया, जो साइमन सी एस्टॉक ने दिया था। इसका मतलब है नेचर का फियर या हैट्रेड। मतलब लिटरेचर में नेचर को डेंजरस, हॉस्टाइल या एनिमी के रूप में दिखाना। इको क्रिटिसिज्म में एक और थ्योरेटिकल डायरेक्शन है पोस्ट ह्यूमनिज्म का। यह आइडिया कहता है कि ह्यूमन को सेंटर से हटाओ, टेक्नोलॉजी, एनिमल्स, मशीन्स, एनवायरनमेंट सब मिलाकर एक नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ ह्यूमन सुपरमेसी को कम्प्लीटली चैलेंज किया जाता है। ये इको क्रिटिसिज्म का नेक्स्ट लेवल एक्सटेंशन है। इसके बाद आता है ट्रांस कॉर्पोरियलिटी, जो स्टेसी अलाइमो ने दिया था। इसका मतलब है ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट सेपरेट नहीं है। जो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में है वो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। मतलब बॉडी और नेचर इंटरकनेक्टेड है। एक और कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल अनकॉन्शियस, जो लॉरेंस ब्यूल ने रिलेट किया था। ये कहता है कि लिटरेचर के अंदर हिडन इकोलॉजिकल मीनिंग होते हैं जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होते बट डीपली एम्बेडेड होते हैं।
फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनरल एक्सपेंशन। इको क्रिटिसिज्म सिर्फ पोइट्री या नॉवेल्स तक लिमिटेड नहीं था। अब ये ट्रैवल, राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी, फिल्म्स, मीडिया, इवन डिजिटल टेक्स्ट तक अप्लाई होता है। मतलब कोई भी टेक्स्ट जहाँ एनवायरनमेंट का रोल है वहाँ इको क्रिटिकल रीडिंग पॉसिबल है। एक और हिडन कॉन्सेप्ट है इसमें इंटरडिसिप्लिनरिटी का। ये थ्योरी लिटरेचर को साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स सबके साथ कनेक्ट करती है। इसलिए इको क्रिटिसिज्म को सिर्फ लिटरेरी थ्योरी नहीं बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड भी माना जाता है। इसके बाद एक सबटल कॉन्सेप्ट है स्केल का, मतलब लोकल वर्सेस ग्लोबल। एक टेक्स्ट में छोटा सा एनवायरमेंट इशू जैसे एक विलेज का ड्रॉट एक्चुअली ग्लोबल क्लाइमेट इशू से लिंक्ड हो सकता है। ये मल्टी लेवल थिंकिंग इको क्रिटिसिज्म में इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट क्रिटिक्स और उनके पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। जॉनथन बेट का इको क्रिटिसिज्म मेनली उनकी बुक रोमांटिक इकोलॉजी से आता है, जहां वो ये आर्ग्यू करते हैं कि लिटरेचर का मेन रोल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि ह्यूमन को नेचर के साथ दोबारा कनेक्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने ह्यूमन और नेचर के बीच डिस्टेंस क्रिएट किया है और लिटरेचर इस गैप को ब्रिज कर सकता है। बैट क्रिटिसिज्म की जगह ग्रीन स्टडीज टर्म यूज करते हैं, जिसका मतलब है लिटरेचर को इस नज़रिए से पढ़ना कि वो एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन एथिकल रिलेशन कैसे शेप करे। उनका फोकस है कि लिटरेचर हमें ये सिखाता है कि नेचर को डोमिनेट नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करना चाहिए। थ्योरेटिकली देखा जाए तो बैट का अप्रोच रोमांटिक ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। वो विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे पोएट्स को इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि उन्होंने नेचर को एक स्पिरिचुअल और मॉरल गाइड के रूप में देखा है। बैट कहते हैं कि रोमांटिक पोएट्री हमें इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी सिखाती है, मतलब नेचर के साथ इमोशनल और एथिकल कनेक्शन बनाना सिखाती है। उनके इको क्रिटिसिज्म में एक सेंट्रल आइडिया था ड्वेलिंग का, मतलब ह्यूमन का नेचर के अंदर रहना एक बिलोंगिंग के साथ, ना कि उस पर कंट्रोल करना। यह आइडिया सजेस्ट करता है कि सस्टेनेबल लाइफ तब पॉसिबल है जब ह्यूमन अपने आप को नेचर का पार्ट समझे। बैट इनडायरेक्टली एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को चैलेंज करता है और इकोसेंट्रिक विजन प्रमोट करता है, जहां नेचर को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है। यहाँ डीप इकोलॉजी जैसे आइडिया भी अलाइन होते हैं, जिसमें ह्यूमन सुपीरियरिटी रिजेक्ट होती है। उनके थ्योरी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमेजिनेशन का रोल। बैट कहते हैं कि लिटरेचर ह्यूमन इमेजिनेशन को चेंज करता है और जब इमेजिनेशन चेंज होती है तब सोसाइटी का एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट चेंज होता है। मतलब इकोलॉजिकल क्राइसिस का सॉल्यूशन सिर्फ साइंस ही नहीं है बल्कि कल्चरल और लिटरेरी चेंज भी है। अगर कॉन्सेप्चुअली देखो तो बैट का इको क्रिटिसिज्म ये कवर करता है नेचर एज एक्टिव प्रेजेंस, लिटरेचर एज एथिकल फोर्स, ह्यूमन नेचर रिलेशन एज इंटरडिपेंडेंट, पेस्टल सिंप्लिसिटी का अप्रिसिएशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्रिटिक। अब हम विलियम र्यूकर्ट का इको क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। विलियम र्यूकर्ट को इको क्रिटिसिज्म का ओरिजिनेटर माना जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इको क्रिटिसिज्म टर्म का यूज अपने ऐसे लिटरेचर एंड इकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म 1978 में किया था। उनका मेन फोकस था कि लिटरेचर को इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के साथ रिलेट करके समझा जाए। र्यूकर्ट के अकॉर्डिंग लिटरेचर एक एनर्जी सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे नेचर में एनर्जी सर्कुलेट होती है, वैसे ही लिटरेचर भी ह्यूमन इमेजिनेशन और आइडियाज़ को सर्कुलेट करता है। उन्होंने स्पेशली पोएट्री को एम्फसाइज किया और कहा कि पोएम्स इकोलॉजिकल बैलेंस और हार्मनी को रिफ्लेक्ट कर सकती है। उनका अप्रोच ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल और इनिशियल स्टेज का था, जहां उन्होंने सजेस्ट किया कि लिटरेरी टेक्स्ट को एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से रीड किया जा सकता है। वो डायरेक्टली एथिकल और या पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट नहीं देते थे जैसे लेटर क्रिटिक्स, बल्कि एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं जिसके बाद इको क्रिटिसिज्म डेवलप होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं शरिल ग्लॉडफेल्टी का इको क्रिटिसिज्म। शरिल ग्लॉडफेल्टी को इको क्रिटिसिज्म की फाउंडर फिगर माना जाता है क्योंकि उन्होंने इस फील्ड को प्रॉपरली डिफाइन और इस्टेब्लिश किया। उन्होंने इको क्रिटिसिज्म को डिफाइन किया एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड दिस
फिजिकल एनवायरनमेंट। इस डेफिनेशन के थ्रू उन्होंने क्लियर किया कि लिटरेचर को सिर्फ ह्यूमन सेंटर्ड पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी स्टडी करना चाहिए। उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनकी एडिटेड बुक द इको क्रिटिसिज्म रीडर है, जिसमें डिफरेंट एसेज के थ्रू इको क्रिटिसिज्म को एक ऑर्गेनाइज्ड एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इस बुक ने इको क्रिटिसिज्म को इंस्टीट्यूशनल रिकग्निशन दिया है और इस फील्ड को पॉपुलर बनाया है। ग्लॉड फेल्टी का अप्रोच ज़्यादा सिस्टमैटिक और एकेडमिक है। वो इको क्रिटिसिज्म को एक ऐसे फ्रेमवर्क के रूप में दिखाती है जहां लिटरेचर और एनवायरनमेंट इंटरेक्शन को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। उनके लिए फोकस है टेक्स्ट में नेचर का रिप्रेजेंटेशन क्या रोल प्ले करता है और वो ह्यूमन थिंकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लॉरेंस ब्यूएल का क्रिटिसिज्म। लॉरेंस ब्यूएल इको क्रिटिसिज्म के एक मेजर थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड को थ्योरेटिकल डेप्थ और क्लैरिटी दी है। उनकी इम्पॉर्टेंट बुक द एनवायरमेंटल इमेजिनेशन में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि लिटरेचर को एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से कैसे एनालाइज किया जाना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग एक एनवायरमेंटल टेक्स्ट वो होता है जहाँ नेचर सिर्फ बैकग्राउंड सेटिंग नहीं होती बल्कि एक एक्टिव प्रेजेंस होती है जहाँ नैरेटिव और कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है। ब्यूएल का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल इमेजिनेशन, जिसका मतलब है कि लिटरेचर रीडर की सोच को कैसे शेप करता है और उसमें इकोलॉजिकल अवेयरनेस डेवलप करता है। वो कहते हैं कि लिटरेचर के थ्रू हम एनवायरनमेंट को एक लिविंग सिस्टम के रूप में समझने लगते हैं, ना कि सिर्फ रिसोर्सेज के रूप में। उनकी अप्रोच ज़्यादा एनालिटिकल और टेक्स्ट सेंटर्ड थी। वो फोकस करते हैं कि लिटरेरी वर्क्स में एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाना होता है और वो ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह ब्यूएल क्रिटिसिज्म को एक इंटरप्रिटेटिव मेथड बना देते हैं जिसे हम टेक्स्ट के इकोलॉजिकल मीनिंग को समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रेग गैरेट का इको क्रिटिसिज्म। ग्रेग गैरेट इको क्रिटिसिज्म के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड को क्लियर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया है। उनकी फेमस बुक इको क्रिटिसिज्म में उन्होंने बताया कि इको क्रिटिसिज्म को सिस्टमैटिकली समझने के लिए कुछ की कॉन्सेप्ट्स के थ्रू टेक्स्ट को एनालाइज करना चाहिए। गैरेट के अकॉर्डिंग इको क्रिटिसिज्म का मेन काम है एनवायरमेंटल इश्यूज को लिटरेचर में आइडेंटिफाई और इंटरप्रेट करना, और इसके लिए वो कुछ सेंट्रल कैटेगरीज यूज करते हैं जैसे पॉल्यूशन, वाइल्डनेस, अपोकैलिप्स, ड्वेलिंग, एनिमल्स और अर्थ। ये कॉन्सेप्ट एक तरह का टूल है जिनके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट में इकोलॉजिकल मीनिंग को डिकोड कर सकते हैं। उनका अप्रोच ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड और एनालिटिकल है। वो इको क्रिटिसिज्म को एक स्ट्रक्चर्ड मेथड के रूप में देखते हैं जहां एनवायरमेंटल थीम को एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा जाता है। जैसे पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल डैमेज को दिखाता है, एपोकैलिप्स एनवायरमेंटल क्राइसिस की वार्निंग देते हैं और ड्वेलिंग ह्यूमन नेचर हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम स्टडी करते हैं आर्ने नाइस का इको क्रिटिसिज्म। आर्ने नाइस एक नॉर्वेन फिलोसोफर है जिन्होंने डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है जो इको क्रिटिसिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल बेस है। उनके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल थिंकिंग गलत है क्योंकि उसमें ह्यूमन को नेचर से सुपीरियर माना जाता है। नाइस इसको रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ह्यूमंस नेचर का सिर्फ एक पार्ट है, उससे ऊपर नहीं है। डीप इकोलॉजी का मेन आइडिया है कि सभी लिविंग बीइंग्स की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, चाहे वो ह्यूमन यूज के लिए हो या नहीं। इसका मतलब है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना सिर्फ ह्यूमन बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि उसकी अपनी वैल्यू के लिए भी ज़रूरी है। नाइस का अप्रोच ज़्यादा फिलोसॉफिकल और एथिकल है। वो सिर्फ लिटरेचर एनालाइज नहीं करते हैं बल्कि एक ऐसी थिंकिंग प्रमोट करते हैं जहां ह्यूमन अपनी लाइफस्टाइल चेंज करे और नेचर के साथ हार्मनी में रहे। ये इको क्रिटिसिज्म को एक मॉरल डायमेंशन देता है। अब हम स्टडी करेंगे वंदना शिव का इको क्रिटिसिज्म। वंदना शिव इको क्रिटिसिज्म में इको फेमिनिज्म की मेजर थ्योरिस्ट हैं। उनके अकॉर्डिंग नेचर और वुमेन दोनों का एक्सप्लॉइटेशन एक ही पैट्रियार्कल सिस्टम करता है। ये सिस्टम कंट्रोल, डोमिनेशन और प्रॉफिट पर बेस्ड होता है जिससे नेचुरल रिसोर्सेज और वुमेन दोनों सफ़र करते हैं।
उनका मानना है कि मॉडर्न डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नेचर को सिर्फ रिसोर्सेज बना दिया है, जिससे इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होता है। इसी तरह सोसाइटी में वुमेन को भी इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है। इसलिए वो कहती हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस और जेंडर इनइक्वालिटी इंटरकनेक्टेड है। वंदना शिव का अप्रोच पॉलिटिकल है और एथिकल भी है। वो सिर्फ थ्योरी नहीं देती है बल्कि रेजिस्टेंस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है, जैसे लोकल नॉलेज, बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल बैलेंस को प्रोटेक्ट करना। उनके लिए नेचर और वुमेन दोनों का रिस्पेक्ट और इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं रॉब निक्सन का इको क्रिटिसिज्म। रॉब निक्सन इको क्रिटिसिज्म में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने स्लो वायलेंस का कॉन्सेप्ट दिया। उनके अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल डैमेज हमेशा सडन या विजिबल नहीं होते हैं, बल्कि अक्सर स्लो, ग्रेजुअल और इनविजिबल तरीके से होते हैं, जैसे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज। निक्सन का फोकस स्पेशली पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पर होता है, जो इस स्लो एनवायरमेंट डैमेज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट सफ़र करते हैं। लेकिन उनकी सफरिंग मीडिया या लिटरेचर में उतनी विजिबल नहीं होती है। इसलिए वो कहते हैं कि लिटरेचर का काम है इस हिडन वायलेंस को विजिबल बनाना। उनका अप्रोच पोस्ट कॉलोनियल और पॉलिटिकल है। वो दिखाता है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबल कैपिटलिज्म एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं और इसका बर्डन डेवलपिंग कंट्रीज पर ज़्यादा पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं टिमोथी मॉर्टन का इको क्रिटिसिज्म। ये एक मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल नेचर का आइडिया को चैलेंज किया है। उनका मानना है कि नेचर को हम सिंपल, प्योर या हार्मोनियस फॉर्म में नहीं समझ सकते, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स, डिस्टर्बिंग और इंटरकनेक्टेड है। इसलिए वो डार्क इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें नेचर को अनकंफर्टेबल और स्ट्रेंज रियलिटी के रूप में देखा जाता है। उनका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइपर ऑब्जेक्ट्स का, जिससे वो ऐसे एनवायरमेंटल फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं जो इतने वेस्ट और कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उन्हें फुली समझना मुश्किल होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ये ऑब्जेक्ट्स टाइम और स्पेस में स्प्रेड होते हैं और ह्यूमन कंट्रोल से बाहर होते हैं। मॉर्टन की अप्रोच पोस्ट मॉडर्न और फिलोसॉफिकल है। वो कहते हैं कि ह्यूमन और नेचर के बीच क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, बल्कि सब इंटरकनेक्टेड हैं। इस तरह वो ट्रेडिशनल एंथ्रोपोसेंट्रिक थिंकिंग को तोड़ते हैं और एक नई इकोलॉजिकल अवेयरनेस डेवलप करते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।